लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम पढ़ा था, एक मैसेज कोड डिस्प्ले करवाने के लिए हम कैसे कोड लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने फ्लो चार्ट क्रिएट किया था, दैट वाज ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे लेंथ की रिक्वायरमेंट है पहली चीज, दूसरी चीज मुझे ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज द एरिया। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो दो वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट लेके करवानी होगी। अब यूजर से इनपुट लेके हम कैसे कैलकुलेशंस करवाते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक वही है। लास्ट क्लास में जब मैंने लास्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को बता रही थी, हम लोग नंबर्स के केस में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो हमें काम करवाना है, जो रेक्टेंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करवाना है, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ किस टाइप के होंगे, नंबर टाइप के होंगे, राइट। 10, 20, 20.5, 2.5 इस तरीके का लेंथ और इसी तरीके का ब्रेथ यूजर हमें इनपुट करके देगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारे पास में इंटीजर कैटेगरी है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं होता। 2, 4, 25, -9, -10 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स। और ऐसे नंबर्स जिनमें किसी ना किसी तरीके का पॉइंट प्रेजेंट होता है, डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होता है, वो कहलाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लाइक 2.5, 4.5, -42.7 इस तरीके के नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं इंट कीवर्ड, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं फ्लोट कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, देखिए जिस तरीके से हमारे पास में अगर कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो हम वहाँ पे printf फंक्शन को काम में लेते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में कई तरीके के प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मतलब होता है। जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस वर्ड को देखते ही समझ जाता है कि हाँ आपको ये काम करवाना है। तो जिन वर्ड्स का मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है, जिनका कुछ स्पेशल मतलब है, फिक्स है उनका मतलब, वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर सिंपली प्री डिफाइंड या फिर रिजर्व वर्ड्स है जो कंपाइलर के लिए होते हैं एक स्पेशल मतलब उसको समझाने के लिए। अब सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में ऑन टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग एक एक करके टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे सारे कीवर्ड जो हैं वो आपको पता चलते जाएंगे। अभी के लिए मैंने सिर्फ दो कीवर्ड के नेम आपको बताए हैं, एक है इंट और एक है फ्लोट। ऐसे नंबर्स के लिए जिनमें यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं होता और ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी तरीके का पॉइंट होता है। ओके, यस, मैं बात कर रही थी यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि इंट और फ्लोट दो कीवर्ड्स हमारे पास में, नंबर विद पॉइंट एंड नंबर विदाउट पॉइंट, दो चीजों के लिए, ठीक है। ऑन टोटल हमारे पास में 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड यानी कि ऐसे वर्ड जिनका कुछ होता है। तो यहाँ पे इंट का स्पेशल मतलब है ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं होता, यही इस वर्ड का मतलब है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कैन फंक्शन। क्या है, यूजर से इनपुट लेके हमें काम करवाना है। अब यूजर इनपुट कैसे देगा, यूजर कीबोर्ड के हेल्प से हमें इनपुट प्रोवाइड करेगा, न्यूमेरिक कीज नंबर्स को प्रेस करके वो हमें इनपुट प्रोवाइड करेगा। तो कीबोर्ड से इनपुट लेके अगर हमें कुछ भी काम करवाना है तो उसके लिए स्कैन एफ फंक्शन को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो ये स्कैन एफ फंक्शन है ये भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जो स्टैंडर्ड इनपुट वाली हेडर फाइल होती है हमारी, जितनी भी इनपुट से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट है, आउटपुट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें उसी हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे स्कैनफ भी उसी हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब प्रिंटफ को लिखने का तरीका क्या था, प्रिंटफ में हम लोग क्या करते थे, डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखते थे, उसके बाद मैसेज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होता था। तो यहाँ पे स्कैनफ को लिखने का तरीका क्या, देखिए यहाँ पे जब भी मैं रूल्स की बात करती हूँ, रेगुलेशंस की बात करती हूँ, या फिर मैं ये कहती हूँ कि प्रिंटफ और स्कैनफ को लिखने का तरीका क्या है, तो प्रोग्रामेटिकल वर्ड्स में हम उसे कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें एक प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए फॉलो करने होते हैं।
तो स्कैनएफ का जो सिंटेक्स हमें फॉलो करना है, स्कैनएफ में हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला कहलाता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा कहलाता है वेरिएबल एड्रेस। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम में लिया जाता है। अब ये है क्या? देखिए, जब भी यूजर इनपुट देगा तो वो किस तरीके की वैल्यू का इनपुट दे रहा है। नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर विद पॉइंट है, नंबर विदाउट पॉइंट है, या फिर आगे जाके जब हम लोग अल्फाबेट रिलेटेड काम करवाएंगे तो यूजर ने किसी तरीके की अल्फाबेट वैल्यू दी है। यूजर जिस भी टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा जो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी, तो हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से समझते हैं कि यूजर किस तरीके की वैल्यू को इनपुट करने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैल्यू के लिए अलग अलग तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स काम में लिए जाते हैं। बेसिकली परसेंटेज से स्टार्ट होने वाले हमारे पास में जो सिंबल्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप से रिलेटेड है, तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है दैट इज %d। सिमिलरली अगर मुझे फ्लोट से रिलेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है दैट इज %f। अब %d का मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, %f का मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू आ रही है। तो किस टाइप की वैल्यू आएगी उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए इन वेरिएबल टाइप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में लेते हैं। अब जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं उन्हें डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना होता है। ये तो है पहली चीज स्कैनएफ के अंदर। उसके बाद डबल कोट्स क्लोज करने के बाद हमें एक कॉमा मेंशन करना है और उस कॉमा के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है वेरिएबल एड्रेस। देखिए, मैंने आप लोगों को जब रैम का कंसेप्ट बताया था तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम मेमोरी में जाके एक लोकेशन जो है वो रिजर्व करवाते हैं और उसे एक नाम प्रोवाइड करवाते हैं, वो नाम है वेरिएबल। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर हमने कहाँ पे वेरिएबल को जाके स्टोर करवाया ये हमें कैसे पता पड़ेगा? जैसे सपोज अगर मैं स्पेसिफिक किसी कॉलोनी की बात करती हूँ तो मान लीजिए कि जो कंप्लीट कॉलोनी होती है वो एक कंप्लीट रैम। ठीक है, अब हर एक कॉलोनी के अंदर अलग अलग घर बने हुए होते हैं, उसी तरीके से रैम के अंदर अलग अलग सेल बने हुए होते हैं, अलग अलग लोकेशंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब हर एक घर का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होगा ना, अपना खुद का अलग एक प्लॉट नंबर होगा। उसी तरीके से रैम के अंदर जो हर एक लोकेशन होती है, जो हर एक सेल होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है। तो हमें क्या करना है, जो एड्रेस हमारे वेरिएबल के साथ में एसोसिएटेड है, यानी कि जिस भी लोकेशन को हमने रिजर्व करवाया है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम नाम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो एड्रेस क्या है हमें नहीं पता क्योंकि वो इंटरनल वर्किंग है, लेकिन हमें वैल्यू तो वहीं जाके स्टोर करवानी है। तो हमें लिखना क्या होगा उसके लिए? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है %, का सिंबल। ठीक है, शिफ्ट के साथ पे अगर आप 7 को प्रेस करोगे तो ये आपका % सिंबल आ जाएगा। और हमें यहाँ पे कहाँ पे स्टोर करवानी है वैल्यू? सपोज अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो लेंथ नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, मुझे उस लेंथ पे जाके वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इस स्टेटमेंट का जो लेंथ वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर जहां पे भी क्रिएटेड है, जिस भी एड्रेस पर वो क्रिएटेड है, वहां पर जाकर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा दो। ये हमारा इस स्कैन एफ का कंप्लीट मतलब है। यूजर जो भी इनपुट करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा। मेमोरी के अंदर लेंथ नाम की लोकेशन जिस भी एड्रेस पे बनी हुई है वो वहां जाके स्टोर हो जाएगी। तो स्कैनएफ को यूज करने का कुछ इस तरीके का सिंटेक्स हम फॉलो करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है। वेरिएबल के जो भी वैल्यूज होती हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू है, उस टाइप को पता लगाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में लिया जाता है। अब एक और चीज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमें देखनी है दैट इज द नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स। अब ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले बताई थी फ्लोचार्ट के केस में। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम होता है उसमें अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर इस तरीके के किसी भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हम ABCD भी काम में ले सकते हैं, 1 2 3 भी काम में ले सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर किसी भी तरीके का डॉलर, @ या हैश या फिर डैश जैसे जो सिंबल्स है वो काम में नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर काम में लिया जाता है।
अब किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि मैं टू लेंथ नहीं लिख सकती, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है हमारा वेरिएबल का नाम। और थर्ड रूल ये है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किसी भी तरीके की वाइट स्पेसेस कंटेन नहीं कर सकता। अब वाइट स्पेसेस क्या होती हैं? स्पेस, टैब, एंटर, जो ये तीनों चीजें होती हैं ये व्हाइट स्पेसेस कहलाती हैं। अब सपोज मैंने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो यूजुअली तो हम स्पेस से सेपरेट करके लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल के केस में आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी है, वरना प्रोग्राम में एरर आएगी। किसी भी तरीके का टैब नहीं देना है और किसी भी तरीके का एंटर भी आपको प्रेस नहीं करना है। So these were some of the rules and basic concepts जो हम आज के प्रोग्राम के अंदर कवर करने वाले हैं। तो प्रोग्राम का क्रिएशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हमारा जो MS DOS है उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर Alt F और हम न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये कुछ कोड है, ये कोड आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर्सर को नीचे शिफ्ट कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि हमें यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको stdio.h हेडर फाइल बताई थी, इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों के लिए। तो यहाँ पे भी हमें इनपुट भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए, तो मैंने दोनों के लिए एक स्टेटमेंट को मेंशन कर दिया, इंक्लूड stdio.h। अब इसके बाद हमें हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है। तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेन। अब यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वाले इंस्ट्रक्शंस आते हैं सबसे पहले। तो जो ओपनिंग कर्ली ब्रेस है वो तो स्टार्ट हो गया और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है वो स्टॉप हो गया। अब इसके बाद हम एक टैब प्रेस करते हैं। अब हमें फ्लो चार्ट में नेक्स्ट स्टेप क्या था? स्टार्ट के बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो यहाँ पे भी हमारे जो प्रोग्राम होगा उसके सबसे पहला स्टेटमेंट वेरिएबल का डिक्लेयर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल बनाने वाले हैं, मतलब जो वेरिएबल होगा उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पे हम उन टाइप की वैल्यूज की बात कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके का नंबर नहीं होता है। तो उनके लिए कौन सा कीवर्ड काम में लिया जाता है? इंट कीवर्ड काम में लिया जाता है। अब इंट के बाद हमें एक स्पेस लिखनी है और उसके बाद हमें लिखना है हमारे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए मुझे सेमीकोलन लिखना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। यस, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल का प्रोग्राम था, हमें एक नहीं बल्कि हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद दूसरा वेरिएबल भी हमें इंटीजर टाइप का बनाना है, तो दूसरा वेरिएबल भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैंने तीसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। इन टाइप का ही लेंथ है, इन टाइप का ही ब्रेथ है और इन टाइप का ही एरिया है। मतलब क्या है? इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनमें किसी भी तरीके का डेसिमल नहीं होगा, किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं होगा। अब एक तरीका तो ये है वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक ही लाइन के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके से सेम जो कंसेप्ट हमने पहले फॉलो किया हम वही फॉलो करेंगे और एक ही लाइन के अंदर हम सारे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। एक ही लाइन के अंदर हमने सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है
सबका टाइप एक ही तो जैसा है, हम सबके अंदर सेम ही टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें सिंपल नंबर होगा, डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ पे बार बार हमें इनको लिखना पड़ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो कि एक बार ही इनको मेंशन कर दे और बाकी सारे नेम हम लोग लिख दे, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, वो यहाँ पे पॉसिबल है। उसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे, तो इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद क्या करना है? वेरिएबल के नाम लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया इंट लेंथ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेथ लिख दिया ब्रेथ, और फिर से मैंने लिख दिया कॉमा के बाद एरिया। तो अगर आप चाहो तो 3 अलग वेरिएबल को 3 अलग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो उन्हें एक ही स्टेटमेंट के अंदर सेमी कोलन से सेपरेट करके भी लिख सकते हो, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। एक बार ही इंट को मैंने मेंशन किया है, उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके मैंने सारे वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो आपको जो तरीका कंफर्टेबल लगे, आप उन तीनों में से कोई सा भी तरीका काम में ले सकते हो। ठीक है, so that was the very first step of creating a वेरिएबल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट क्या था? एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, यही था हमारा मैसेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल्स टू भी लिख दिया डबल कोट्स पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो ये प्रिंट एफ है, ये क्या करेगा? इस मैसेज को हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया था? हमने एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया था यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास में? स्कैन एफ फंक्शन है हमारे पास में। तो फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस आते हैं, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब इस स्कैन एफ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है, यानी कि यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो किस टाइप की होगी। तो यहाँ पे हमसे डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है %d। अब %d के बाद यूजर इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करने वाला है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो वैल्यू इनपुट करेगा वो कहाँ जाके सेव होगी? वो सेव होगी लेंथ नाम के वेरिएबल की जगह पे। अब लेंथ हमारी रैम के अंदर जहां पे भी होगा, उसका एड्रेस जहां पे भी होगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू उस लेंथ के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स है, प्रिंट एफ और स्कैन। इसके आगे का प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन और प्रिंट एफ और स्कैन एफ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप लोग वो पूछ लो। ऋषिराज वीडियो ऑन करिए।